नमस्कार। समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन निगम। किसी भी अच्छे समाज की नींव आधारित होती है वहां की संस्कृति और सभ्यता पर, और सभ्यता और संस्कृति का आधार होती है शिक्षा। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, हम आप सब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तमाम नियम, कानून एवं मापदंड स्थापित हैं, किंतु दुर्योग से हमारे देश में बेसिक और प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक कोई ऐसा सर्वमान्य मापदंड स्थापित नहीं है जिसे सारे देश में एक साथ लागू किया जा सके। जबकि हम आप सब जानते हैं कि अच्छी शिक्षा की नींव बेसिक और प्रारंभिक स्तर पर ही डाली जा सकती है। इस दिशा में हमारी वर्तमान केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए मानसून सत्र में लोकसभा में एक बिल पेश किया था, जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया था, किंतु यह राज्यसभा से पारित न होने के कारण वो बिल फिलहाल कल तक अधर में लटका हुआ था। अब जबकि राज्यसभा ने भी कल इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दूसरा संशोधन बिल 2017 पारित कर दिया है, और अब सौभाग्य से इस दिशा में भी आवश्यक कदम उठाए जा सकेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय इसी विषय पर आधारित है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। मेरे बाएं बैठे हुए हैं डॉक्टर जेपी मिश्रा, शिक्षाविद हैं, और उधर है अंशुमाल शर्मा जी, शिक्षाविद, और डॉक्टर साजिया सिद्दीकी, मनोवैज्ञानिक। डॉक्टर जेपी मिश्रा जी, ये बिल जो कल राज्यसभा में पारित हुआ है, इसका बेसिक और प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए ये कहाँ तक महत्वपूर्ण साबित होगा? देखिए, शिक्षा अधिकार अधिनियम जब बना था तो ये बात कही गई थी 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना बच्चे को मिलना चाहिए। सरकार का दायित्व है कि 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। ये सोच करके ये अधिनियम बनाया गया था। इसकी संकल्पना में कहीं कोई दोष नहीं था। एक पर वहां पर रखा गया था प्रश्न, ये कहा गया था कि हम किसी बच्चे को, क्योंकि बच्चा जब किसी काम फेल होता है तो उसके ऊपर बड़ा मेंटल दबाव पड़ता है, तो कहा गया था हम इतना कॉशियस रहें, हम मीन्स टीचर्स, क्लास के टीचर्स इतना कॉशियस रहें कि बच्चे को मिनिमम लर्निंग लेवल प्राप्त करा करके उसको अगली कक्षा में भेज दें। ये कहीं नहीं कहा गया था वहां पर इसको फेल नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ के विद्वान शिक्षाविद जो अधिकारियों के रूप में बैठे हुए हैं, उन्होंने इसका अर्थ निकाला और सीधे सीधे उस तत्कालीन बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश कनौजिया साहब ने एक आदेश जारी कर दिया कि कक्षा 1 से 8 तक कोई भी बालक फेल नहीं किया जाएगा। अब इसी को मान करके पूरे माहौल में आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि न शिक्षक पढ़ा रहा था, न छात्र पढ़ रहा था, क्योंकि गार्जियन को भी मालूम था कि बच्चा एग्जाम दे चाहे न दे, पास जरूर हो जाएगा। बच्चों को खूब मालूम था। अभी स्वाभाविक रूप से बाल सुलभ प्रवृत्ति है, अगर बच्चे को मालूम है फेल नहीं होंगे, उसे कोई हल्का सा डर नहीं होगा, वो क्यों क्लास में ध्यान देगा, क्यों पढ़ेगा, उसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने लगा था। लगभग 7-8 साल के बाद इस सरकार ने चेत करके इसको लागू किया। ये स्वागत योग्य है और इसके आगे चल करके अच्छे परिणाम आने की संभावना है। जी डॉक्टर साजिया जी, आप एक मनोवैज्ञानिक, उसके आप ये बताएं हमें कि जैसे अब पहले बच्चों को बिल्कुल ये छूट थी कि वे पास कर दिए जाएंगे, और इस बिल में अब ये है कि 5वें और 8वें क्लास तक के बच्चों को फेल होते हैं, ये राज्यों को अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने हिसाब से ये देखें कि बच्चे अगर फेल होते हैं तो फेल करें या फिर उनका दोबारा एग्जाम लें। तो इस पर अब बच्चों पर क्या असर पड़ेगा एज ए मनोवैज्ञानिक? देखिए, पहले भी जब ये नियम आया था उसका मेन वजह ये थी कि बच्चों पे फेल होने का स्ट्रेस ना डाला जाए, ना ही पेरेंट्स पे डाला जाए। और बच्चे जब फेल किए जाते हैं तो जब उसी क्लास में पढ़ते हैं तो रिसर्चेज ये कहती हैं, और ये पाया गया था कि कोई उनका बेटर परफॉर्मेंस नहीं होता। अगर 40% से फेल हुए हैं तो नेक्स्ट सेशन में मैक्सिमम उनका 45 या 44% आएगा। तो एक साल में तो बर्बाद हो गया, और फ्यूचर में से क्या इम्प्लीकेशंस होंगे वो नेगेटिव होता है, क्योंकि फिर वो मेन स्ट्रीम से जुड़ नहीं पाते हैं। मेन इंटेंशन ये था, लेकिन वो मिस इंटरप्रेट किया गया, जिसकी वजह से ये एज अ सिस्टम इट वाज अ कंप्लीट फेलियर, क्योंकि ना बच्चे पढ़ते थे, ना पेरेंट्स पढ़ाते थे, और ना ही टीचर्स उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। वो सिंपल ये लिख दिया जाता था कि बच्चा को पास कर दिया गया, जैसे अभी सर ने भी बोला, तो उसकी कोई एक जो कहते हैं डर या एक पढ़ने का जो एक रुचि होती है वो कहीं ना कहीं एब्सेंट हो गई थी। अब जो नया सिस्टम आया है उसमें भी ये है कि आपका जो इंटेंशन बहुत अच्छा है। इंटेंशन ये है कि बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया जाए। भाई, ये जो सिस्टम फॉलो किया है वो एफ्लुएंट फैमिलीज के लिए नहीं था, ये बेसिकली उन फैमिलीज के लिए था जो बहुत डिसएडवांटेज है, लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं। एक देहात में बच्चा पढ़ रहा है, बहुत इंटीरियर्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे एजुकेशन कोई महत्व ही नहीं है। वहाँ पे ये था कि बच्चों को फेल नहीं किया जाए
उसमें टीचर्स का भी उतना ही दायित्व था जितना कि बच्चों, अब बच्चा का फेल हो गया उसमें बच्चे की इतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी की जिम्मेदारी एक एज अ टीचर आपकी है, एज अ स्कूल आपकी है, और जो एज अ एजुकेशन पॉलिसी है। लेकिन यहाँ पे सारी जिम्मेदारी बच्चों की करार कर दी जाती है। तो उसमें हमारे ये जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें भी यही है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि पुराना सिस्टम वाज अ कंप्लीट फेलियर। यहाँ पे ये हो गया था कि बच्चों पे जो फेल होने का दबाव इतना पड़ रहा था कि कहीं ना कहीं बच्चों पढ़ के बच्चे बढ़ के भी नहीं दे रहे थे। तो अब जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें हम कम से कम ये तो पॉजिटिव है कि रीमीडियल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। रीमीडियल एजुकेशन का मतलब कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आप उनको सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दिलवाएं, उनको साइट्स में पढ़ाई करवाएं, और ताकि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएं, और जो हमारे समाज में एजुकेशन की जो एक महत्व होता है, एक इंपॉर्टेंस होती है, वो समझा जाए। अच्छा डॉक्टर सारिया जी ने देखिए बताया कि गांव के बच्चों में और शहर के बच्चों को इनको फर्क लग रहा है। तो अंशु माली जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बिल से, या बच्चे जो गांव का कल्चर थोड़ा अलग होता है और शहर का कल्चर अलग होता है, इससे क्या डिफरेंस पड़ेगा, दोनों में क्या आएगा इस बिल से? देखिए, जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि जब आरटी एक्ट आया उसके बाद जो पूरा पढ़ाई का जो शिक्षा का माहौल था जी उसमें अनुशासनहीनता पनप गई, और अनुशासनहीनता के कारण हमारे शिक्षक भाई बंधु भी बहुत परेशान रहने लगे, पेरेंट्स भी परेशान रहने लगे। सरकार, मतलब कोई भी तबका ऐसा नहीं था जो उससे प्रसन्न हो। निर्णय तो ये हो गया, लेकिन अब जो ये सरकार ने निर्णय लिया है इससे ये फायदा तो जरूर होगा कि एक अनुशासन कहीं ना कहीं से सिस्टम में आएगा, और जब अनुशासन आएगा तो उसके परिणाम सार्थक सामने होंगे। परंतु ये भी देखने की बात है कि क्या गुणवत्ता परक शिक्षा हम उनको दे पा रहे हैं, क्या माहौल ऐसा मिल रहा है? क्योंकि देखिए माहौल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि माहौल अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो बच्चे अच्छे निकलेंगे। टीचर का आई टू आई कांटेक्ट बच्चे से क्या हो पा रहा है? जहां पर एक बच्चा है और 5 क्लास को, जैसा मिश्रा जी अभी जिक्र कर रहे थे, पढ़ाना पड़ता है, तो वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं होगा, संवादहीनता की स्थिति होती है, बच्चे से संवाद ही नहीं बन पाता शिक्षक का। जब बच्चे से संवाद नहीं बनेगा तो बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, किस तरह से विकसित कर रहा है, वो हम नहीं जान पाएंगे। तो अब ये जरूर है कि इससे थोड़ा अनुशासन भी आएगा, पेरेंट्स भी थोड़े अनुशासित होंगे, शिक्षक भी अनुशासित होंगे, छात्र भी अनुशासित होंगे, और पूरा माहौल जो है वो शायद सकारात्मक चल पाए यदि गुणवत्ता का ध्यान हम रखेंगे। डॉक्टर जेपी मिश्रा, आप ये बताएं कि जैसे कि अब टीचर पहले भी पढ़ाते नहीं थे क्योंकि उनको पता था कि बच्चे पास हो जाना है, अब माहौल में क्या परिवर्तन आएगा? क्या वो पढ़ाना चालू करेंगे? देखिए, 100% अध्यापकों की लिए बात नहीं कही जा सकती। हाँ, कुछ परसेंटेज हो सकता है जिनकी संख्या गिनी चुनी उंगलियों पे है। मेन हमें जो दिक्कतें आई वो अभिभावकों और बच्चों की तरफ से आई। इसके लिए कुछ आपको सेनियोरिटी समझना पड़ेगा। हमारे इस 8वीं तक के उम्र के बालक की तुलना अगर विदेशी बालक के साथ करें तो उनका बालक क्लास में पढ़ते पढ़ते 8वीं तक गाड़ी की सफाई भी कर लेता है, गार्डनिंग भी कर लेता है, खाना भी बना लेता है, कोई बिजली खराब आती है वो भी ठीक कर लेता है। कहने का मतलब पढ़ाई के साथ साथ दैनिक जीवन की चीजों में भी जुड़ा रहता है। हमारा बालक केवल पढ़ाई करता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो गेम्स में नहीं जा पाता। वहां उनका बच्चा गेम्स में भी खेलता है, हर गेम खेलता है बच्चा। तो हमारे यहाँ 47 में जब हम स्वतंत्र हुए तो ये कहा जितना हमें मैकाले ने नुकसान नहीं पहुंचाया था, 47 में एज इट इज उन्होंने सब लागू कर लिया, एक्ट लागू कर लिए, कहा पढ़ाई हम ऐसे कराएंगे। बाद में विभिन्न शिक्षा आयोग आए, उन शिक्षा आयोगों ने विभिन्न प्रकार की सलाहें दी जो अधिकांशतः ठंडे बस्तों में चली गई। मौलिक होता है कि आपको क्षेत्र की समस्याओं को, वहां की परिस्थितियों के हिसाब से आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, पढ़ाने की विधि होनी चाहिए। अब बच्चे को समग्र ज्ञान मिले इसके लिए। अब आप देखिए, सरकार के रिकॉर्ड्स में खुद ही एकल विद्यालयों की संकल्पना है। एकल विद्यालय उस विद्यालय को कहते हैं जहां पर एक शिक्षक हो और 5 कक्षाएं हो। कोई भी शिक्षाविद ये नहीं बता सकता कि एक अध्यापक 5 कक्षा कैसे पढ़ाएगा, लेकिन यूपी में पढ़ा रहा है, उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहा है, और राज्य मुझे पता नहीं पढ़ा रहा, लेकिन यहाँ पढ़ा रहा है। तो ये इतना बड़ा अंतर पैदा हो गया है सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में। जी ये खाई बढ़ती चली गई। रिजल्ट वहां पर 90% पॉपुलेशन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है, ग्रामीण परिवेश में रहती है, वो पिछड़ती चली गई। 10% जो लोग थे उनके स्कूल अच्छे और अच्छे होते चले गए। जैसे लखनऊ में भी अभी IAS PCS वालों के लिए, एम्प्लॉइज के लिए एक नया स्कूल बना दिया गया है। तो ये जो कहा गया था एजुकेशन में, कृष्ण सुदामा साथ साथ पढ़ेंगे, गरीब अमीर का बच्चा एक ही बेंच पर पढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट कहां चला गया, पता नहीं कहां गायब हो गया। बड़ों के बच्चे अलग हो गए और गरीब बच्चे अलग हो गए। तो मुझे लग रहा सरकार से कोई भी आई हो,
सभी सरकारों की मंशा रही, उनका झंडे उठाने वाली पब्लिक चाहिए। अब वो पब्लिक इन्हीं स्कूलों में से निकलेगी। मुझे सभी सरकारों की नीयत पे शक है कि उन्होंने जानबूझ करके कि उनके बच्चे, वो उनके और पॉलिसी मेकर्स मीन्स मंत्रियों और IAS PCS के बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। यद्यपि हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि सरकारी खजाने से वेतन पाने वाले अध्यापक का बेटा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कहने का आशय यह है कि जब तक चेतना नहीं जगेगी, अकेले अध्यापक भी कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला अभिभावक भी नहीं कर पाएगा। जैसा आदरणीय शिवाली साहब ने कहा है, हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि ये सरकार ने ये अधिनियम ला करके माहौल बनाने का अच्छा प्रयास किया है। इसके दूरगामी परिणाम 1, 2, 3, 4 महीने बाद दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, एक पहलू लेकिन ये भी आता है कि जैसे बच्चों पे बहुत बोझ न डाला जाए, बच्चे बहुत रिलैक्स होके जाएं, बच्चों का बचपन न छीना जाए, बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें, तो ये कैसे स्थापित होगा, ये बताएं आप। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आप कह रहे हैं इसको बैलेंस्ड अप्रोच कहा जाता है। बैलेंस अप्रोच का मतलब बच्चा खेलकूद में भी आगे रहे, बच्चा कोई स्किल डेवलप भी करे, जैसे भी मिश्रा जी ने कहा स्किल डेवलपमेंट की, बच्चा दैनिक कार्य में भी काम कर रहा है और बच्चा पढ़ाई भी करे। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई का इतना बोझ लाद दिया जाता है बच्चों पे। आप उनके स्कूल बैग देखिए, 5-5 किलो से कम उनके स्कूल बैग नहीं होते हैं। क्यों? तो बच्चे के पास टाइम ही नहीं कुछ भी करने का। हालांकि शाजिया जी, NCPCR ने गाइडलाइन दिया है कि स्कूल का जो बोझ है बस्तों का वो 5 किलो से ऊपर नहीं होगा। हाँ, और अब आप खुद देख लीजिए बच्चों का और वो स्कूल का बोझ कितना 10-10 होता किलो है। तक के बस्ते बच्चे ढो रहे हैं, तो इस पे भी विचार की आवश्यकता मुझे लगता और है। चूंकि जॉब लाइंस बहुत कम है, तो हर बच्चा, पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर बने, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। अब हर स्कूल में एक नियम है, सरकारी नियम है कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी है, लेकिन कितने स्कूल रखते हैं? अब जैसे जो NDP वाला भी जो एक्ट आया था, नो डिटेंशन पॉलिसी, उसमें ये था कि जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए रीमेडियल एजुकेशन होना कंपलसरी है, सप्लीमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है, ताकि जो बच्चा गिर रहा है उसका स्तर बढ़ाया जाए, ताकि वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में आ जाए। लेकिन वो तो कहीं हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से जो गिरता गया वो गिरता चला गया, जो गिरता चला गया, टीचर्स ने उस पर ध्यान दिया जो भाई पढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो गिरते गए वो और भी गिरते गए, उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और आज भी वही हो रहा है। आप इसकी गरीबों की बात करें, जो बच्चे हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी जो आपने तारे ज़मीन पर देखी है, उनको भी कोई, हालांकि वो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छे स्कूल्स में भी स्पेशल एजुकेटर्स नहीं है जो उनको ये पढ़ा सकें कि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो हम अपने गाँव के स्कूलों की तो बात ही भूल जाएं। तो अगर ये करना है तो उसके लिए एक स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, कम से कम आप सेंसिटाइज तो करें कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका एक इलाज भी है। रिमीडिएशन एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हर स्कूल में होना भी चाहिए। देखिए, हर एक बच्चा अपने आप में विशेष होता है, किसी बच्चे को हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। और हर एक बच्चा जब अपने आप में विशेष है तो हमारे शिक्षकों को ये चाहिए कि वो उस विशेषता की तरफ ध्यान देकर उसकी उस विशेषता को आगे बढ़ाने का प्रयास उसको उभारें। और इसके लिए जो हमारी जो शिक्षकों की ट्रेनिंग है और सब में ऐसी व्यवस्था करना बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, BEd MAd बताया तो जाता है, लेकिन क्लास के अंदर 30-35 बच्चे अगर हों, जैसा आप अभी कह रहे थे आई टू आई क्लिनिक, आप बच्चे के बारे में जानना, उसका बिहेवियर की स्टडी करना। अब एक क्लास के अंदर 100-150 बच्चे होते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, उनको नाम ही याद नहीं रहते टीचर को। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में कहीं भी चपरासी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर कोई शिक्षक किसी बच्चों झाड़ू लगवा ले तो आपके चैनल वाले, आप लोग उस शिक्षक को टर्मिनेट कर देंगे, कहेंगे आप उसको पढ़ाने के लिए बुलाए थे, सफाई के लिए बुलाए थे। श्रम के प्रति जो भगे हैं लोग, कहा गया बच्चों से काम ना कराया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब अमीनाबाद इंटर कॉलेज में था उस समय कमरों की पुताई बच्चे खुद करते थे। चूना मैं मंगाता था, मैं कहता श्रम आपको करना पड़ेगा। वो कूची लेके इतने जोश से करते थे, इतने उत्साह से करते थे। गांधी जी की मौलिक शिक्षा में यही तो कहा गया, बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ श्रम से भी परिचित कराइए, लेबर से परिचित कराइए। लेकिन अब तो ऐसा बनता चला जा रहा है कि अगर कोई शिक्षक बच्चे से झाड़ू लगवा ले, पानी मंगवा ले, डेस्क उठवा ले, तो अगले दिन चैनल वाले हाहाकार मचा देते हैं। बाराबंकी में प्रिंसिपल ने, एक प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने एक बच्चा झाड़ू लगवा लिया, अगले डॉक्टर ने निलंबित कर दिया। बताएं शिक्षा को किधर ले जा रहे हैं। आपको शिक्षा को, मैं फिर वही कह रहा हूं, शिक्षकों के बूते पे छोड़ना पड़ेगा। शिक्षक अपनी नीति बनाएगा, उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चों से कैसे काम लेना है, बच्चों को क्या बताना है, और उसमें मनोवैज्ञानिक पुट अपने आप रहेगा। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया था कि जब तक ये बिल नहीं आया था तब तक ये होता था कि भाई बच्चे भी लापरवाह हो गए थे और शिक्षक भी लापरवाह हो गए थे कि चलो भाई पास तो करना ही है। तो इसके लिए ये जो बिल लाया गया है, तो ये कहां तक कारगर साबित होगा? आगे लोग करेंगे ऐसा, शिक्षक करेंगे, आप बताएं जी। पहले कर ही रहे थे,
अब तक तो हम लोग कर ही रहे थे, इसके पहले जब ये बिल नहीं आया था तो 1 से 8 तक बच्चे फेल हो रहे थे, बच्चे एग्जाम भी दे रहे थे, फेल भी हो रहे थे, सप्लीमेंट्री एग्जाम भी पास होते थे, उसके बाद भी कमजोर है तो क्लास में डिटेन भी किए आते थे। लेकिन चूंकि इन्होंने कहा था हम 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दे देंगे अप टू हाई स्कूल, 14 वर्ष में हाई स्कूल कर लेगा बच्चा, तो मजबूरी हो गई थी कि उसको बच्चे को रोका ना जाए, 15 साल का हो जाएगा और अधिकार आरटीई के एक्ट से बाहर हो जाएगा वो, इसलिए कहा गया था किसी बच्चे को फेल ना किया जाए। और लेकिन उसमें यह था कि उसको मिनिमम लर्निंग लेवल प्राप्त कराना टीचर की जिम्मेदारी होगी, तो उस जिम्मेदारी को दोबारा ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि अगर हम पूरे साल में परिश्रम करें, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिलें, हमें पर्याप्त हमारे पास अनुभव है, तो हम मिनिमम लर्निंग लेवल जरूर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो अधिनियम आया है इससे अब अभिभावक थोड़ा जागरूक होगा, बच्चा भी जागरूक होगा, उसे लगेगा अगर इम्तिहान नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। अभी तक इससे ये रही कि वो एब्सेंट है, ए सब में लिखा है एब्सेंट और लास्ट में लिख दिया पास। क्यों पास? ड्यू टू आरटीई, उसको रोकना नहीं है। एकदम खिलवाड़ बन गया था, मजाक बन गया था एजुकेशन। हालांकि मुझे मालूम है कि अंग्रेजी स्कूलों में ऐसा नहीं हो रहा था, ये सरकारी स्कूलों में लागू हुआ था। अंग्रेजी स्कूलों में लड़के फेल भी हुए हैं, सप्लीमेंट्री के बाद दोबारा पास भी होते थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जहां नीति नियंताओं के बच्चे पढ़ते हैं वहां पहले भी लागू नहीं था, वहां बच्चे फेल होते थे, स्कूल में टीसी दे दी जाती थी, दूसरे स्कूलों में बच्चे जाते थे। हजारों उदाहरण मेरे पास हैं, वहां उन्होंने आरटीई लागू नहीं की, लेकिन सरकारी स्कूलों में आरटीई लागू हुई, उसका रिजल्ट हुआ हमारी आम जनता, सामान्य जनता के बच्चों को इसका निश्चित नुकसान हुआ, जो अब शायद नहीं होगा। देखिए, वर्तमान में तो हमको ये है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसी में हमको इम्प्रूव करना है जी, मेन चीज़ तो यही है, हमको उसी में इम्प्रूव करना है। तो अब करंट में जैसे लोग नहीं जाते थे या पढ़ाते नहीं थे, तो अब मेरे ख्याल में पढ़ाने चालू करेंगे लोग। हाँ, इसमें स्कूल में जो अटेंडेंस है उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले जब इम्तिहान का कोई प्रेशर नहीं है, कोई उसके बारे में डर नहीं है, तो नहीं जाते थे। तो अब डेफिनेटली इसका ये फर्क तो पड़ेगा कि बच्चे स्कूल ज़्यादा जाएंगे, टीचर्स भी इस बात का वो रखेंगे कि, क्योंकि जो बच्चों की परफॉर्मेंस है, जैसे शाजिया जी ने कहा कि वो शिक्षक पे डिपेंड, खाली शिक्षक की परफॉर्मेंस भी उसी से एसेस होती है। खाली ये नहीं कि बच्चा, जब बच्चे के स्तर तक जा, क्योंकि जो एजुकेशन है वो छात्र केंद्रित होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, किसी पॉलिसी से या उससे ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी देखना होगा, उसको हम दे सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और रिक्वायरमेंट जो होगी वो क्षेत्रवार होगी, लखनऊ के शहर की या पूना की या बम्बई की लड़के की रिक्वायरमेंट सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के रिक्वायरमेंट से डिफर होगी। तो शिक्षा पद्धति भी एक नहीं हो सकती। आपने लखनऊ जियो निकाल दिया, वो सुदूर ग्रामीण में भी लागू होगा, लखनऊ में लागू होगा। इसीलिए मैं स्वायत्ता की बात कर रहा हूँ। विद्यालयों को स्वायत्ता देनी चाहिए, वो कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, इसमें उसको छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग होता है, एक जैसा लागू नहीं कर सकते आप। नहीं, बिल्कुल मिश्रा जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, स्वायत्तता तो होनी चाहिए, लेकिन स्वायत्तता से पहले ये महत्वपूर्ण है कि उनका जो शिक्षक हमारे हैं उनका इतना एम्पावरमेंट हो कि वो सक्षम हो कि वो हर चीज से निपट सके। जी, क्योंकि अगर उनमें उतनी स्वायत्तता, उतनी एम्पावरमेंट उनका नहीं होगा तो समस्याएं खड़ी होंगी। तो एम्पावरमेंट करना ट्रेनिंग्स के माध्यम से, क्वालिटेटिव ट्रेनिंग देने की जरूरत है। गुणात्मक जब प्रशिक्षण होगा तो वो लोग अपने आप सब चीजों से निपटने में सक्षम होंगे। एजुकेशन का इकोनॉमी से लिंकेज बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशन इकोनॉमी दो अलग अलग चीजें होंगी तो आप स्किल बेस्ड एजुकेशन की तो बात ही नहीं कर रहे। तो सिर्फ जो बच्चे बहुत ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनका एजुकेशन और इकोनॉमी का लिंकेज इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स कहते हैं हम ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट पढ़ा के क्या करेंगे, इसमें हमारे लाइफ में आगे क्या फायदा। तो जब तक वो फायदा नुकसान क्योंकि वो करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो बच्चा जो उनके लिए 10-2 रोटी कमा सकता था, काम कर सकता था, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होता था, वो बच्चा स्कूल जा रहा है तो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। जब तक आप उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं देंगे तब तक फायदा नहीं है। तो स्किल का बेस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट एजुकेशनल पॉलिसी में इस तरह का होना चाहिए कि कौशल विकास को स्कूलों तक भी ले जाना पड़ेगा। सादिया मैडम जैसे कह रही हैं, इनके बात को गार्जियन मानेगा, इसका भी एक माहौल बनाना पड़ेगा। आप बताएंगी कोई बच्चा, ये पेंटिंग के गुण है, इसके अंदर कला के गुण है, ये बच्चा अच्छा पेंटर बन सकता है आगे चल करके, ये बच्चा अच्छा खिलाड़ी बन सकता है आगे, लेकिन माँ बाप तो उसे डॉक्टर गार्जियन बनाना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इसके नीचे कंप्रोमाइज नहीं करते। सादिया मैडम कितना भी बच्चे को समझा ले साइकोलॉजिकल टेस्ट लेकर के कि ये बच्चा भावी क्रिकेटर बनेगा, इसको क्रिकेट खिलाइए, आगे बढ़ाइए, माँ बाप राजी नहीं होंगे, वो कहेंगे नहीं साहब मुझे तो डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। हमें लग रहा है बच्चों के साथ साथ गार्जियंस को भी थोड़ा सा एक ये धारणा होती है कि जब बच्चा पैदा मतलब हुआ, उसने जन्म लिया, तो माँ बाप बस यही सोचते हैं कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा या इंजीनियर बनाऊंगा।
तो एक ये चीज भी, ये सोच भी गलत है। ऐसे ऐसे माँ बाप को हमें 3 इडियट्स और तारे जमीन पर दिखानी पड़ेगी। जी। तब उससे कुछ नहीं, जो भी ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी था उसमें भी एग्जाम बना था, असेसमेंट्स बना नहीं थे। हाँ, जो अभी जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनमें 5th तक फेल नहीं करते, वहाँ पे रेगुलर असेसमेंट्स होते हैं। रेगुलर असेसमेंट्स होते हैं, जो कि भाई फाइनल एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन आप रेगुलरली असेसमेंट कर रहे हैं, आपको शीट्स मिल रही हैं, तो पता चल रहा है कि बच्चा कहाँ पे है। तो उसका कहीं भी लिंकेज एग्जाम ना देने या फेल ना होने से नहीं था। वो हर पीरियोडिकली एग्जाम्स हो रहे थे, बच्चे असेस किए जा रहे थे और बच्चों को पता चल रहा था, पेरेंट्स को, कि हाँ भाई कहाँ हमारा बच्चा स्टैंड कर रहा है। लेकिन हाँ, वो पेरेंट्स तक जो है, लेकिन ये बिल्कुल पॉलिसी रिवर्ट हो गई, जिसका शायद बहुत ही बुरी तरह से कहते हैं मरोड़ दी गई, जिसका खामियाजा अब लोग भुगत रहे हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि चाहे पहले की पॉलिसी चाहे अभी की पॉलिसी, एज अ समाज, एज अ कल्चर, एज अ पेरेंट, हम सबको ही लगना पड़ेगा कि हमारा बच्चा जो है समाज में किस तरह से एंटर होता है। और हमको कहीं ना कहीं, जैसे अभी सर भी कह रहे थे कि एजुकेशन का जो लिंकेज है डाइवर्स, लर्निंग तो डाइवर्स है ना, लर्निंग डाइवर्स है। लर्निंग को आप एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं देख सकते। ग्रामीण बच्चों की नीड्स अलग है, वो परिवेश अलग है, तो हाँ शहर के बच्चों की नीड्स अलग है। तो बस एक से रेगुलर कोर्स कर दिया, सीबीएसई हर जगह ऐसी, तो उससे नहीं होगा। बहुत नीड्स देख करके ही हमें ऐसे कोर्सेज बनाने पड़ेंगे, हमें ऐसे एजुकेशन देनी पड़ेगी कि एक ग्रामीण क्षेत्र की थोड़ी सी अलग हो, वहाँ के बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है और शहर क्षेत्रों की अलग क्या रिक्वायरमेंट है। तो जी देखिए, हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने एक्चुअली टीचिंग पे जोर दिया, लर्निंग पे जोर नहीं दिया। दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। जी। टीचिंग तो हमने खूब की, बच्चे के 90% नंबर लाए, 99% नंबर लाए, लेकिन बच्चे ने क्या सीखा उससे, क्या लर्न किया, तो लर्निंग पे हमने अब तक जोर नहीं दिया। यद्यपि कौशल विकास, व्यवसाय शिक्षा, कंप्यूटर कोर्सेज, डिफरेंट टाइप के वोकेशनल कोर्सेज ला करके लर्निंग की तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसीलिए नहीं हुआ वो प्रयास कि गार्जियंस ने का मन बना लिया है कि हमारे बच्चे को इंटर मैथ या बायोलॉजी से करा के डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, बीच में कुछ बनाने नहीं है। अब बच्चा 8वीं क्लास में आकर के अच्छा मैकेनिक बनना चाह रहा है, उसके अंदर एबिलिटीज साइकोलॉजिस्ट ने देखी कि मैकेनिक बन सकता है अच्छा सा, लेकिन गार्जियन मैकेनिक नहीं बनाना चाहता। हमारी वोकेशनल एजुकेशन पूरी तरह फेल हो गई। इंटरमीडिएट कॉलेज तक वोकेशनल लागू की गई थी, पूरी तरह फेल हो गई, क्योंकि कम करता है उसे छोटा मान लिया गया है। जो कम काम करता है उसकी ज्यादा वेतन, ज्यादा सुविधाएं, जो ज्यादा मेहनत करता है कम तनख्वाह, कम सुविधाएं। तो ये देख करके एक हो गया कि हमारे व्हाइट कॉलर जॉब जिसको आप कहते हैं, इस गैप को दूर करना होगा, इस गैप को दूर करना होगा। श्रम अगर बच्चा करता है तो उसकी कदर करनी पड़ेगी हर लेवल पर, सरकार भी करे, विभाग भी करे। श्रम के महत्व को जो नजरअंदाज किया गया, सब उसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। देखिए, मेरे विचार से एक ये चीज है, एक बच्चा हो उसको किसी भी फील्ड में वो टॉप पे रहना चाहिए, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, किसी भी मैकेनिकल। पवन जी, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। टॉप की बात आप क्यों करते हैं? क्या जो टॉप पे रहता है वही जीवन में सफल होता है? आजकल हिंदुस्तान में अगर आप देख लीजिए, जो टॉप मोस्ट लोग हैं, क्या वो टॉप जो सबसे ऊंचे बैठे हुए पदों पर, क्या वो टॉपर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं। आपको बच्चे, देखिए, बच्चे को जीवन कौशल सिखाना जरूरी है, लाइफ स्किल बच्चे को देना जरूरी है। जिस भी परिस्थिति में रहता है, जितने संघर्ष आते हैं, उनको कैसे झेले। नहीं, मेरा उससे मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब था कि जैसे बच्चे को लोग आजकल सोचते हैं बस केवल डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। तो मेरा ये मतलब है कि किसी भी फील्ड में आप कौशल उनमें हो, हाँ, उसको उसमें आप डेवलप करें। बिल्कुल ठीक, मेरा इससे मतलब था। आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। लता मंगेशकर को माँ बाप बहुत कोशिश किए, गाने मत, म्यूजिक मत जाओ, दूसरी से तुम जाओ, लेकिन नहीं मानी। सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल नहीं पास कर पाए, आपको मालूम है, उनके माँ बाप बहुत परेशान रहे। अगर वो कहीं हाई स्कूल में जबरदस्ती पास कराए होते तो आज हम लोग सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं लेते। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, माँ बाप को थोड़ा सा दिल कड़ा करके, माँ बाप को भी समझना होगा, सिनेरियो समझना होगा, वो जानना है कि ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा पैसे ज्यादा लाएगा, पेंटर बनेगा पैसे कम लाएगा। नहीं, पेंटर भी अगर टॉप मोस्ट का बनता है, मेरा मतलब वही ज्यादा पैसे लाने की संभावना है उसकी, लाएगा वो, और उससे बच्चे को जीवन में संतुष्टि मिलेगी। मुझे लग रहा माँ बाप को उससे संतुष्टि मिलनी चाहिए। सर ने संतुष्टि की बात कही, हम लोग अक्सर मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को हैप्पीनेस से जोड़ लेते हैं। प्लेजर अलग है, हैप्पीनेस अलग है। प्लेजर आप मटेरियलिस्टिक, मैंने महंगा फोन खरीद लिया, सामान खरीद लिया, सामान दिला दिया, वो प्लेजर है, वो अलग चीज है। खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर से आपको आप खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट हो गए। तो कॉन्फिडेंस होना इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस सिर्फ खुशी से आता है। तो खुशी बच्ची की जिस चीज में खुश है, फिर वो भाई आप एक डॉक्टर बन गए, लेकिन आप इतने बुरे डॉक्टर हैं कि आपका होना ना होना बेकार है। तो आप भले ही कम है लेकिन आप खुश हैं, और आप अब जिस फील्ड में उसमें आपने अच्छा कर रहे हैं,
जैसे आप उसमें 3 इडियट्स में भी था कि भैया मैं डॉक्टर बनूंगा तो बहुत इंजीनियर बनूंगा, बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। तो बात ये है कि जो भी फील्ड है वो चूज करनी चाहिए जिसमें आपको खुशी मिल रही हो। काम वो होना चाहिए कि आपको घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े। जब खुशी का काम आप करते हैं पवन जी, तो थकान नहीं होती और आपको घड़ी की जरूरत आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती है। आप घंटों काम कर सकते हैं। दूसरे कहें कि भाई क्या हो गया पवन जी, आज आप तो जा ही नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है माहौल चूंकि जो बना हुआ है उस माहौल में संतुष्टि शब्द मुझे काफी देर में आता है। मैं अपना निजी अनुभव अगर बताऊं, जब तो मैं जॉब में था तो लगता था नहीं पैसा ही सब कुछ है, संतुष्टि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। रिटायर हो गया, अब लग रहा नहीं संतुष्टि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो पैसे इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो संतुष्टि शब्द मनोवैज्ञानिक मैडम कुछ बताएं जल्दी कैसे बच्चे के अंदर या गार्जियन के अंदर आ जाए। यही वो इतना लेट आती है, इतनी देर में आती संतुष्टि शब्द कि वो उसका जायका किरकिरा हो जाता है। नहीं, असल में मिश्रा जी, मैं शाजिया से पहले बीच में जल्दी से देखिए, संतुष्टि ये हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं, हम पहले नैतिक शिक्षा की बात करते थे, वैल्यू एजुकेशन की बात करते थे, वहां से अभी शिक्षा में हम सब टेक्निकल हो गए हैं, बिल्कुल मैकेनिकल हो गए हैं। तो ये मैकेनिकल शिक्षा से आगे निकलना पड़ेगा, नैतिक शिक्षा में वापस आना पड़ेगा, वैल्यू एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी, घर में चर्चा हो, स्कूल में चर्चा हो, तभी मेरे ख्याल से ये संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि जिसकी बात है। क्या अच्छा, कैसे होगा जब समाज में आप देखिए माल संस्कृति डेवलप हो रही है। स्कूल थोड़ी है वो, 5 स्टार होटल्स हैं। गार्जियन चाहता है हमारा बच्चा 5 स्टार होटल्स में जाए, चमकता हुआ फर्श, शीशे, एसी लगे हुए, प्लेग्राउंड बिल्कुल आर्टिफिशियल ग्रास लगी हुई। ये जो कल्चर आ गया है, ये नौधनाढ़ वर्ग का कह लीजिए आप इसको, ये सामाजिक परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को हम आप रोक नहीं पाएंगे, शिक्षाविद रोक नहीं पाएंगे। गार्जियन चाहता है उसका बच्चा 5 स्टार होटल से पढ़ने चला जाए। नहीं, इसको देखिए ऐसे रोका जा सकता है। माल संस्कृति जो आई है इसको भी कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा। असल में वही बात है ना मिश्रा जी, ये दिखावे की बात है। दिखावे में जब आपको खुशी होने लगती है, दिखावे में आपको लगता है कि हम प्राउड फील कर रहे हैं, तो ये दिखावे की होड़ है जिसके कारण ये हो रहा है। तो इस अगर वैल्यू एजुकेशन की बात होगी, अगर हम मूल्यों की चर्चा करने लगेंगे तो अपने आप मेरे को लगता है ये चीजें पीछे होंगी। बस हमारा टाइम लगभग खत्म होने को है। मैं आपसे बस ये पूछूंगा कि बच्चों को एजुकेशन देने के लिए जो हम बच्चों की उसको ग्रोथ को न रोके, उन पे प्रेशर न डालें, इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को सुधरना पड़ेगा, पेरेंट्स को और समाज। काउंसलिंग करनी पड़ेगी गार्जियंस की। बच्चे की बात में करो, बच्चे तो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट को हमको कुछ नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि अगर फूल को अगर स्ट्रांग करना है तो पहले रूट्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो रूट्स कमजोर है तो फूल कैसे स्ट्रांग हो पाएगा? तो फैमिली सिस्टम स्ट्रांग हो तब जाके बच्चे समाज में बेहतर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। और बच्चे की सुननी भी पड़ेगी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब हम बच्चे की अभी सुनते नहीं है। अभी सब शाजिया के पास तो बहुत सारे मामले आते होंगे, बच्चे परेशान रहते हैं, पेरेंट्स अपनी ही बात बताना चाहते हैं, टीचर्स अपनी ही बात बताना चाहते हैं, तो हमें कभी उसकी बात सुने भी। तो अब ये जो विधेयक आया है, इसमें क्या कहते हैं, जैसे ये है कि अब 8वीं क्लास पास, ये इनको भी देखा जाएगा कैसे। हाँ, तो इससे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए इससे। जी अब जी, ये एक सकारात्मक पहल है और हम सब लोग इसी आशान्वित हैं कि कम से कम इसका सकारात्मक परिणाम समाज में हमें देखने मिलेंगे। बच्चे भी ऐसे होंगे जो जीवन कौशल में सिद्धहस्त होंगे और फिर उनकी संतुष्टि उन्हें जल्दी हो जाएगी। और सकारात्मक परिणाम एक परसेंटेज का भी है ना, जो 99